नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र के हस्तक्षेप से प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि रुकी। उपभोक्ता कार्य विभाग प्याज के निर्यात और कीमतों की कर रहा है निगरानी। नेफेड और एनसीसीएफ ने खरीफ फसल की अतिरिक्त 2 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद भी कर दी है शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर जताई चिंता। कहा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, स्टेटस रिपोर्ट करें दाखिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की हुई बैठक। जल संरक्षण के लिए नदियों में चेक डैम के लिए मास्टर प्लान बनाने सहित 30 प्रस्तावों पर लिया गया निर्णय। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को दी गई मंजूरी। गन्ना विकास में खंडसारी नीति को 1 वर्ष के लिए किया जाएगा लागू। हरियाणा के कृषि मंत्री ने सोमवार को गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक में लिया हिस्सा। कहा, हरियाणा सरकार गन्ने के मूल्य में करेगी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस पर लिया जाएगा निर्णय। नई किस्म 1523 को बढ़ावा देने के लिए बीज विकास पर सरकार कर रही है काम। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्याज का निर्यात रोकने और घरेलू बाजारों में उपलब्धता बनाए रखने के लिए 29 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर $800 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू करने के सरकार के फैसले का असर महाराष्ट्र के बाजारों में तत्काल प्रभाव से दिखाई देने लगा है, जहां प्याज की कीमतों में पिछले सप्ताह दर्ज की गई उच्चतम कीमत से 5% से 9% की गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के सभी बाजारों में प्याज की औसत कीमत में 4.5% की गिरावट आई है और खपत केंद्रों में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई है। उपभोक्ता कार्य विभाग कीमतें और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दैनिक आधार पर प्याज के निर्यात और कीमतों की निगरानी कर रहा है। नवंबर महीने में बढ़ती मांग को देखते हुए विभाग ने मंडी में बिक्री और उच्च कीमतों वाले केंद्रों पर रियासती दामों पर बिक्री शुरू कर दी है। इसमें 170 से अधिक शहरों की 685 चलती फिरती खुदरा दुकानों के माध्यम से बिक्री शामिल है। नेफेड और एनसीसीएफ ने प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने और उपभोक्ताओं के लिए उच्च मूल्य केंद्रों में वितरित करने के लिए खरीफ फसल की अतिरिक्त 2 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड की धामी मंत्रिमंडल में वन, ऊर्जा, शहरी पर्यटन, ग्राम्य विकास, गन्ना विकास, वित्त के अलावा जल संरक्षण के लिए नदियों में चेक डैम के लिए मास्टर प्लान बनाने सहित 30 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। जल निगम विभाग के तहत जल संरक्षण के लिए सरकार काम करेगी। राज्य के जल स्रोतों को स्टोर किया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश नदियों के जल स्रोत एकत्रित करने के लिए चेक डैम के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मुनी की रेती ढालवाला को श्रेणी 1 में करने का निर्णय लिया गया। ऊर्जा विभाग में एडीपी के प्रोजेक्ट को यूपीसीएल और पिटकुल करेगा, जिसके लिए 26 पद स्वीकृत किए गए हैं। ग्राम विकास में सहायक लेखाकार के पदों 70 से 240 होंगे। विभाग में कुल 350 पद रहेंगे। 280 लेखाकार को 110 किया गया है। गन्ना विकास में खंडसारी नीति को 1 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को दी गई मंजूरी। केंद्र के 3% और राज्य से 2% यानी 5% सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराया जाएगा। गौशाला नीति में संशोधन किया गया है। इस नीति के तहत जिला अधिकारी स्तर पर अब निर्णय लिए जाएंगे। ऊर्जा विभाग में सोलर वाटर हीटर में घरेलू सोलर वाटर हीटर 50% और 30% कमर्शियल पर सरकार सब्सिडी देगी। वन पंचायत की भूमि पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 11 पहाड़ी जिलों में जड़ी बूटी को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृति दी गई है। 628 करोड़ की लागत है। पहले फेज का कार्य 500 हेक्टेयर में होगा।
हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने सोमवार को गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बाद आगामी दिनों में इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गन्ने का भाव देश में हमेशा सर्वाधिक रहा है। खुशी की बात यह है कि इस बार पेराई पिछले साल से ज़्यादा हुई है। 754 लाख क्विंटल की बजाय 770 लाख क्विंटल की पेराई इस बार की, और रिकवरी भी जो है पिछले साल गन्ने की 9.47 थी जो बढ़ करके 9.70 हो गई है। रिकवरी भी ज़्यादा आई है, 9.47% से 9.7% हो गई है। और किसानों को हम 2819 करोड़ रुपए की पेमेंट कर चुके हैं। एक मिल को छोड़ करके, उस मिल का क्योंकि बाइफर में गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डिस्प्यूट चले गए, और उस मिल का मैनेजमेंट हमने सरकार अपने आप चला रही है। उसको छोड़ करके बाकी सब की पेमेंट हम कर चुके हैं। सरकार ने भी 194 करोड़ रुपए की सब्सिडी अपने पास से दी है ताकि किसानों को सहायता मिल सके। हमारा ये टारगेट दिया गया है कि आने वाले साल में हमारे जो कोऑपरेटिव मिल है उसमें एथेनॉल के प्लांट लगाए जाएं, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। इससे विदेशी मुद्रा बचती है, देश का पैसा देश में रह जाता है। तो उसका हमने टारगेट दिया है मिलों को कि वो एथेनॉल के प्लांट जल्दी लगाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम में कहा कि कोल्ड स्टोरेज से किसानों को लाभ होगा और इससे रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। सीए स्टोर प्रोजेक्ट्स की स्थापना की यात्रा के बारे में अभी मेरे पूर्व बताया गया। ये 12 जो सीए स्टोर लोगों को समर्पित हुए हैं, यहाँ की आवाम को समर्पित हुए, निश्चित रूप से कश्मीर वैली के किसानों के लिए आने वाले दिनों में वरदान साबित होंगे। लगभग 60,000 मीट्रिक टन की क्षमता में वृद्धि इसके कारण हुई। सीधे तौर पर 500-600 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 1887 करोड़ रुपए की लागत के साथ 44 सीए स्टोर पहले ऑपरेशनल किए गए, जिसके जरिए भी लोगों को रोजगार मिला है। और 1,85,843 मीट्रिक टन की कैपेसिटी उसके कारण विकसित हुई थी। मुझे लगता है कि कई दशकों से कश्मीर घाटी के किसान संबंधित इंडस्ट्री से जुड़े साथी स्टोरेज कैपेसिटी के वृद्धि का इंतजार कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में इस समय सेब की खेती की जा रही है। वहां सेब की अधिकतर खेती गांदरबल और शोपियां में ही की जाती है। खेती से जुड़े किसानों ने बताया कि इस साल अब तक सेब पर कुछ कम रंग चढ़ा है। सेबों पर पूरा रंग आने में अभी और 1-2 महीने लग सकते हैं। लोगों को पता है यहाँ सिर्फ एक ही काम, अगर कोई बड़ा डिपार्टमेंट वो यही है, एग्रीकल्चर सेब का डिपार्टमेंट है। इस साल लगभग यहाँ इस टाइम यहाँ बाहर के बहुत लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, हिमाचल से, राजौरी से आते हैं, दोड़ा से आते हैं यहाँ काम करने के लिए। अभी तो हमने 10-15 दिनों की शुरू किया ये काम, तो अभी 2-2.5 महीने ये काम चलेगा। इधर तो 2 ही चीज़ में काम होता है, या खेती बाड़ी में होता है तो या सेब में होता है। इसके साथ मजदूर भी बचते हैं। गांदरबल हो, शिपेन हो, जो ये हमारा इलाका है, इसमें ये काम चलता रहता है। इसके साथ धूप भी अच्छी है और इंशाल्लाह मौसम भी अच्छा है। रंग इस साल कम है मगर इंशाल्लाह आएगा ज़रूर। अल्लाह की फजल से इस साल मेवा तो बीमारी में है, वो ड्राई रहा 1-2 महीने, बारिश नहीं गिर गई, फिर भी अल्लाह को निज़ाम चलाना पड़ता है, वो देता है इसको। यहाँ बाज़ार इसको अच्छा रखा है इस साल अगले सालों से। हमारी जो एप्पल्स की हार्वेस्टिंग को स्टार्ट हो गई, क्योंकि एप्पल्स में डिफरेंट वैरायटीज़ होती है
उसमें कुछ अर्ली वैरायटीज़ भी हैं जो ऑलमोस्ट हार्वेस्ट हो चुकी हैं, कुछ मिड सीज़न वैरायटीज़ होती हैं, कुछ लेट वैरायटीज़ होती हैं। हमारी जो अर्ली वैरायटीज़ है जिसमें हमारा सहारनपुर वगैरह जो है वो ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुका है। हमारा जो मेन एप्पल वैरायटी होती है वो रेड डिलीशियस होती है, जिसका हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर से फर्स्ट टू सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर तक चल जाता है। और उत्तर प्रदेश में अब तक 55,639 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया। बीते शुक्रवार को 1,538 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपालों का आयोजन हुआ। इन ग्राम चौपालों में अब तक 2.63 लाख से अधिक समस्याओं का निस्तारण किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशन में ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य के प्रत्येक विकास खंड की 2 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन ग्राम चौपालों के बहुत ही सार्थक परिणाम निखर कर सामने आ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का निराकरण उनके गाँव में ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार खुद चलकर गांव और गरीबों के पास जा रही है। ग्राम चौपालों से जहां गांवों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की जमीनी हकीकत का पता चलता है, वहीं सोशल सेक्टर की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आ रही है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। राज्यों को बताना है कि उनकी ओर से प्रदूषण को रोकने और खासतौर पर पराली जलाने से रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने राज्यों से पिछले कुछ महीनों में वायु प्रदूषण में सिलसिलेवार तरीके से हुई बढ़ोतरी पर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। राज्यों को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है। पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश को लेकर प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। सोमवार को गांव कुत्ताबड़ में पराली जलाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गांव में पराली जलाने की लोकेशन मिली थी, जिस पर ग्राम स्तर कमेटी की सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारी की ओर से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एसडीएम ने कहा कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने व कृषि उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश जरूरी है। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सबका दायित्व है। किसान पराली को जलाने के बजाय उसका प्रबंधन करें। इससे जहां किसानों की आमदनी बढ़ेगी, वहीं उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पराली प्रबंधन के लिए अनुदान दे रही है ताकि किसानों को पराली प्रबंधन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बहुत से किसान पराली प्रबंधन कर रही है, दूसरे किसानों को उनसे प्रेरित होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जहां किसानों द्वारा गांठों को बेचकर अतिरिक्त आमदनी होगी, वहीं पर्यावरण प्रदूषण में भी मुक्ति मिलेगी। सरकार द्वारा दोनों प्रकार के अवशेष प्रबंधन पर 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने किसानों को आह्वान किया कि वे फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत विभागीय पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीकरण करवाएं। इसके लिए किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण जरूरी है। दिल्ली के आसपास इलाकों में लगातार जल रही पराली के कारण देश की राजधानी में वायु गुणवत्ता का स्तर लगातार खराब हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण गंभीरता से श्रेणी में पहुंच गया है, जिसके कारण लोगों को सीने में जलन, सांस लेने में परेशानी हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज सुबह मोंडका में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई, जहां प्रदूषण का स्तर 430 रहा, जो वायु गुणवत्ता को बहुत खराब श्रेणी को दर्शाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 45 दिनों के दौरान 2023 में पराली जलाने की 6,391 घटनाएं सामने आई हैं, जबकि 2022 में इन 45 दिनों के दौरान 13,964 घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी। यानी कि इस साल पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 54% की कमी आई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम मन की बात में सोनीपत के गांव अटेरना निवासी कंबल सिंह चौहान के संघर्ष की जमकर तारीफ की।
कंवल सिंह चौहान गांव अटेरना को बेबी कॉर्न फसल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला चुके हैं। 2019 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त कर चुके कंवल सिंह चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में उनका नाम लेने के बाद उनमें उत्साह बढ़ा है और जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। आज गांव अटेरना में 4-5 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें किसान अपना माल लाकर बेचते हैं। आमदनी बढ़ने से किसानों का जीवन स्तर काफी सुधर गया है। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में मेरा जिक्र करने के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक तो सरकार ने कई कमेटियों में रखा, जैसे ICR की गवर्निंग बॉडी में रखा, FSSAI की बॉडी में रखा, और साथ में बहुत से जहाँ किसानों के बीच जाते हैं, वहाँ किसानों के बीच बोलते हैं, उनको समझाते हैं, खेती करने के तरीके बताते हैं, जैविक खेती के बारे में बताते हैं। इस तरह बहुत से पूरे देश में आना जाना होता है। साथ में मेरा उत्साह बढ़ा। इस उत्साह के कारण मैंने कई इंडस्ट्री लगाई फूड प्रोसेसिंग की। किसानों को प्रेरित करता हूँ कि वे जैविक खेती करें, प्राकृतिक खेती करें, जहर का प्रयोग ज़्यादा नहीं करें। और गुजरात के मोढेरा गांव भारत का एक ऐसा पहला गांव है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होता है। इसके लिए मोढेरा गांव के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार धन्यवाद देते हैं। उनका कहना है कि इससे उनका जीवन ही बदल गया है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोढेरा गांव की वर्षाबेन से बात की, जिनसे वर्षाबेन बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका और उनके गांव का जीवन पूरी तरह बदल रहे हैं और आज उनके गांव को देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पहचान मिली है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे गांव को सोलर विलेज बना दिया है और हमारे गांव में सोलर विलेज के कारण बिल आता ही नहीं है, और आता है तो भी वो कम के बराबर आता है। इसलिए मैं सर का धन्यवाद मानती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि सर ने मुझसे मन की बात में बात की और मुझे फिर से याद किया। मुझ जैसी सामान्य गृहिणी को सर ने टाइम निकालकर मेरे से बात की। मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संभल जिले की सोत नदी का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि यूपी के संभल में देश ने कर्तव्य भावना की एक ऐसी मिसाल देखी है। आप सोचिए, 70 से ज्यादा गांव व हजारों की आबादी को सभी लोग मिलकर एक लक्ष्य, एक ध्येय की प्राप्ति के लिए साथ आ जाएं और जुट जाएं, ऐसा कम ही होता है। जबकि संभल के लोगों ने ये करके दिखाया है। इन लोगों ने मिलकर जन भागीदारी और सामूहिकता की बहुत बड़ी शानदार मिसाल पेश की है। अगर मन में जज्बा हो कुछ कर गुजरने का तो असंभव कुछ भी नहीं है, और इसी बात की एक अनुपम वानगी प्रस्तुत की है संभल के निवासियों ने। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के लोगों ने जन भागीदारी की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए जिले की सबसे बड़ी सोत नदी को जिला प्रशासन के सहयोग से पुनर्जीवित कर दिया है। अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक जाने वाली सोत नदी इस क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इसका पानी किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था, लेकिन समय के साथ नदी का प्रवाह कम होने से और अतिक्रमण बढ़ने से ये नदी विलुप्त हो गई थी। यह नदी गंगा जी की एक सहायक नदी है और अमरोहा जनपद से शुरू होकर ये संभल से होते हुए बदायूं जाती है और वहाँ पर गंगा जी से मिलती है। संभल में इसका जीर्णोद्धार कार्यक्रम मनरेगा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने करवाया। नवंबर 2022 में इसको शुरू किया गया और लगभग जून जुलाई 2023 तक इस कार्य को पूरा कराया गया। हमारे यहाँ पे ये 5 विकास खंडों में 71 ग्राम पंचायतों से होकर नदी गुजरती है और लगभग 1,72,000 मानव दिवस सृजित करके हम लोगों ने इसका एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया। इसकी शुरुआत की जहां पर इसकी भूमि पर कब्जे थे वहां पर भूमि को चिन्हांकित करवाया। SDMs और तहसीलदारों के माध्यम से इस भूमि को कब्जा मुक्त करवाने के बाद मनरेगा योजना के अंतर्गत BDOs के द्वारा एक टीम गठित करके इसको पुनः जीवित किया गया है। पिछले साल दिसंबर में नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया और साल के पहले 6 महीने में ही लोगों ने 100 किलोमीटर से ज्यादा नदी के रास्ते का पुनरुद्धार कर दिया। बारिश का मौसम शुरू हुआ और लोगों की मेहनत रंग लाई। सोत नदी पानी से लबालब भर गई और पुनः कल कल कर बहने लगी।
हमारे यहाँ सोत नदी चल रही है। हमारी सरकार ने ऐसे मान लो वहाँ पर रोजगार सेवक उनको रोजगार मिला है। सोत नदी खुदवाई है, उसमें पायलट बनवाई है, गांव के लोगों को रोजगार भी मिला है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। खुदाई भी हुई थी और अच्छा काम हुआ था, पानी बहने लग गया उसमें, गाँव वालों को रोजगार भी अच्छा हो गया उसमें। इसके लिए वृक्षारोपण कराया गया है। किसानों के लिए सोत नदी का पुनर्जीवन एक बहुत बड़ा खुशी का मौका बनकर आया है। लोगों ने नदी की सुरक्षा के लिए इसके किनारे 10,000 से अधिक बांस के पौधे भी लगाए हैं। नदी को बहता देख किसानों को बहुत सुकून मिल रहा है। विलुप्त हो चुकी 112 किलोमीटर की सोत नदी को पुनर्जीवित किया जाना स्थानीय निवासियों की एक सराहनीय पहल है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए संभल से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के किसान धान की पकी फसल की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। यहाँ के किसानों को सलाह है कि वो फसल अवशेष को न जलाएं, बल्कि मशीनों की मदद से प्रबंधन करें। पंजाब के किसान परिपक्वता के नजदीक बासमती धान में कीटनाशकों का प्रयोग न करें। यहाँ के किसान गेहूं की बुआई का काम कर लें। किसान भाई गेहूं की PBW 826, PBW 869, PBW 824, उन्नत PBW 343, उन्नत PBW 550 किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। पंजाब के किसान अभी के समय पालक, मेथी, धनिया और लहसुन की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान मटर की अगेती किस्मों की बुआई कर लें। अच्छी उपज के लिए मटर की AP3 किस्म का चुनाव करें। पंजाब में आलू की अगेती किस्मों की भी बुआई कर सकते हैं। आलू की अगेती किस्मों में कुफरी सूर्या, कुफरी पुखराज, कुफरी अशोका और कुफरी चंद्रमुखी का चुनाव करें। बात करें हरियाणा की, तो यहाँ के किसान मौसम साफ होने पर टमाटर, बैंगन और मिर्च की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मौसम साफ होने पर सरसों की बुआई कर लें। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। पीएम ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित परेड में शामिल हुए। इसमें सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां शामिल हुई। केवड़िया में प्रधानमंत्री ने 160 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एकता दौड़ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक करने में अविस्मरणीय योगदान दिया है। देश उनके ऋण को कभी नहीं चुका पाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बृहस्पतिवार को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। सूत्रों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत समन जारी किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह और दूसरे आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी। नारकोटिक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मोहाली में विधायक कुलवंत सिंह के घर और दफ्तर की तलाशी। पैसे लेकर सवाल पूछने को लेकर सुर्खियों में आई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर उस याचिका को वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने मीडिया संस्थानों को उनको लेकर खबर प्रकाशित करने से रोकने की मांग की थी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में रेल हादसे के कारण बाधित रेल लाइन मरम्मत कार्य के बाद फिर से शुरू हो गई है। 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में हुई ट्रेन दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शक्ति स्थल पहुंचकर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।